हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बात करें बेटा जी यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमारे कई सारे कोशिका अंगक हो चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हो गए, लेकिन वो बताने से पहले ये बता देता हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे हरित लवक, जो हमारा लवक चल रहा था, जिसके 3 प्रकार थे, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अवर्णी लवक और वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट और आपका क्रोमोप्लास्ट बता दिया था। अब आज हम बात करेंगे बचा हुआ हमारा जो लवक है, कौन सा, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, उसकी बात करेंगे, और बात करेंगे किसकी, कोशिका कंकाल की, और फिर लास्ट में मैं लेकर आऊंगा क्या, क्विज। ठीक है, चलें आइए बेटा जी बात करें किसकी, कोशिका कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको हर बार हर लेक्चर में ये दिखाया है जान पूछ के, ताकि आप भूले ना। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें हमने कोशिका झिल्ली हमने देख ली थी, फिर उसके बाद कोशिका भित्ति देखी थी, फिर उसके बाद हम कोशिका अंगकों की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था अंतर्द्रव्यजालिका, फिर देखा राइबोसोम, फिर देखा गोल्जिकाय, फिर देखा लाइसोसोम यानी लाइनकाय, फिर देखा हमने यहाँ पर क्या, रसधानी, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हमारा चल रहा था क्या, लवक। अब बात कर रहे थे किसी बेटा जी यहाँ पर हम लवक की, और मैंने आपको बताया था कि भैया लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम 2 प्रकार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा बच्चे याद करिए फटाफट जल्दी से, कौन कौन सा, अवर्णी लवक और वर्णी लवक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लवक, और वो है कौन सा बेटा, हमारा लवक कौन सा, हरित लवक। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, हरित लवक की। बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। सबसे पहला बिंदु, हरित लवक शब्द किसने दिया था, तो याद रखना हरित लवक शब्द जो है वो जिस वैज्ञानिक ने दिया था, उनका नाम बड़ा अच्छा है, स्ट्रासबर्गर। याद रखिएगा क्या है बेटा जी, स्ट्रासबर्गर। ठीक है, बर्गर मेरे ख्याल से आप सभी ने खाया हुआ है। ठीक है, तो बर्गर के आगे लगा दो स्ट्रास, तो स्ट्रासबर्गर। ठीक है, वैसे कई बुक में इसको बर्जर भी करा हुआ है। ठीक है, आप ये याद रखना, स्ट्रासबर्गर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने शब्द दिया था क्या, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, हरित लवक। बताएं क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिए बेटा जी। दूसरा बिंदु यहाँ पर, ये जो हरित लवक जो होते हैं इनका रंग कैसा होता है, कैसे रंग के होते हैं, तो याद रखना ये हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं भैया, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। अब आप पूछेंगे सर हरे रंग के क्यों होते हैं, भैया हमारा वर्णी लवक जो थे, याद करिए पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, जो वर्णी लवक थे वो कौन से रंग के थे, लाल या पीले। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो वर्णक मिल रहे थे वो कौन से थे, कैरोटीनॉइड, और वो भी 2 प्रकार के, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन कैसा रंग दे रहा था, लाल, और जेंथोफिल कैसा दे रहा था, पीला। अब हमने बोला साहब ये हरे रंग के हैं। अब हरे रंग के क्यों है, क्योंकि इनमें भी वर्णक मिलेगा। कौन सा वर्णक मिलता है, ध्यान से सुनना बेटा। इनमें 2 प्रकार के वर्णक मिलते हैं। क्या बोला बच्चों हमने, इनमें 2 प्रकार के वर्णक मिलते हैं। अब साहब ये 2 प्रकार के कौन से वर्णक हैं, आइएगा ध्यान से सुनना। इसी बिंदु को मैं अगले पेज पर लिख रहा हूं, देखिएगा। इसमें हरित लवक में हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्णक की। मैंने आपको बोला कि हरित लवक में 2 प्रकार के वर्णक मिलते हैं। अब कौन से 2 प्रकार के वर्णक हैं, तो ध्यान से सुनना। इनमें एक तो वही कौन जो हमने वर्णी लवक में पढ़ा था, कौन, कैरोटीनॉइड। ध्यान से सुनना, आपका माथा चकरा जाएगा। इनमें क्या मिल रहा है, इनमें तो कैरोटीनॉइड भी मिल रहे हैं। अब बोले सर कैरोटीनॉइड तो हमारे वर्णी लवक में था, मैं बोलूंगा हाँ मेरे भाई वहां पर भी था, इनमें भी मिल रहे हैं। मैं क्या करूं, मिल रहे हैं कैरोटीनॉइड। और आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कैरोटीनॉइड कितने प्रकार के थे, 2। कौन कौन सा, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन कौन सा कलर देते थे, लाल, और जेंथोफिल कैसा रंग देते थे बेटा जी, पीला। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला कि ये जो आपके हरित लवक हैं, इन हरित लवक में जो वर्णक मिल रहे हैं उनके कारण तो हरा रंग हो रहा है। उधर आप बोल रहे हो इनमें कैरोटीनॉइड है, जो कैरोटीन और जेंथोफिल से बना हुआ है, जो लाल रंग देता है, पीला रंग देता है। उस हिसाब से तो हरित लवक का रंग जो है या तो लाल पीला होना चाहिए था, आप तो बोल रहे हो हरा। रुको, तसल्ली रखो। दूसरा जो वर्णक है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको हम पर्ण हरिन या पर्ण हरित भी बोल देते हैं। कई जगह हरिन लिखा होगा, कहीं जगह हरित लिखा होगा, जो आपका मन करे वो बोल देना, लेकिन बेसिकली शब्द जो यूज में लेते हो वो यही तो लेते हो, क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये रंग देता है हरा। कैसा रंग देता है बेटा जी, ये हरा रंग देता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आप बोलेंगे सर 2 प्रकार के वर्णक हैं, मैंने बोला हाँ जी हैं, फिर भी ये जो है हरा रंग दे रहे हैं। भाई इनमें तो ये वर्णक भी तो मिल रहे हैं, इनमें हरित लवक में ये भी तो मिल रहे हैं, उस हिसाब से लाल पीला भी तो हो सकता था। तो याद रखना इनकी मात्रा क्लोरोफिल की मात्रा कैरोटीनॉइड से अधिक होती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। कौन बेटा जी, आपके क्लोरोफिल, किससे, कैरोटीनॉइड से। तो ज्यादा सोचिए, एक घर है जिसके अंदर ये वाले वर्णक मिल रहे हैं और ये वाले वर्णक मिल रहे हैं, एक रूम है मान लो, या यूं सोचो, मान लो एक रूम है जिसके अंदर मैंने बॉल्स डाल दी हैं, फुटबॉल डाल दी है। एक हरे रंग की फुटबॉल है, एक लाल और एक पीले रंग की फुटबॉल है। ठीक है, मान लो मेरे रूम में 100 बॉल आ सकती हैं, 100 बॉल में डाल सकता हूं। 100 में से, ध्यान से सुनना, 100 में से 90 बॉल जो है वो हरे रंग की है, 10 बॉल में से 5 लाल है, 5 पीली। अब मुझे बताओ वो कमरा मैं दूर से देखूंगा कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। आप सीधा बोलेंगे सर हरा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, हरा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सिर्फ हरा दिखाई देगा तो उसमें ये वर्णक नहीं है, ये भी है, यानी कैरोटीनॉइड भी है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन मात्रा किसकी ज्यादा है, क्लोरोफिल की। इस वजह से हरित लवक का रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ये याद रखना। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ना तुलना करो, वर्णी लवक में और हरित लवक में वर्णकों का अंतर मिला। वर्णी लवक में सिर्फ ये थे, हरित लवक में दोनों हैं, लेकिन हरित लवक में इसकी मात्रा इनसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इनका काम क्या होगा, यहां पर ये क्या कार्य करेंगे, वो जब हमारा अध्याय आएगा प्रकाश संश्लेषण, तब वहां पर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलें आगे, पक्का, आइए अब आगे चलते हैं बेटा जी। तो मेरे ख्याल से यहां तक वर्णक आपको पूरे पूरे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, कितने बिंदु हो गए बेटा जी हमारे, 3 हुए हैं। ये वाला बिंदु, ये जो 2 प्रकार के वर्णक थे मैंने यहां पर बता दिया। अब चौथा बिंदु, बात आ रही है हरित लवक एक कोशिका में कितनी संख्या में मिलते हैं, मतलब एक पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं, बाहर जो आपको पादप दिख रहे हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो कितने मिलते हैं। ध्यान से सुनना, संख्यात्मक रूप से अगर मैं देखूं, संख्या अगर मैं देखूं तो लगभग 20 से 40, क्या बोला बेटा जी मैंने, 20 से 40 हरित लवक
20 से 40 हरित लवक प्रत्येक पादप कोशिका में मिलते हैं। अब मैं आपसे ना बहुत सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बेटा जी, ये जो हरित लवक है, हरा रंग तो दे दिया, ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इनका कार्य क्या होगा, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या फंक्शन क्या कर रहे हैं? आप अपना खाना खुद बना पाते हो अपने शरीर में? आप बोलेंगे नहीं, हम विषमपोषी स्वयपोषी हम नहीं है, पादप है, हाँ है। कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहां होती है? इन्हीं में होती है। तो याद रखना, इनका कार्य क्या होता है, हरित लवक का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश या इनमें प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। याद रखना, इनमें याद रखना, इनमें प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। बताइए, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई? इनमें क्या हो रहा है बेटा जी? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और उसी प्रकाश संश्लेषण, उसी फोटोसिंथेसिस के कारण ये अपना भोजन बना पा रहे हैं। क्या बना पा रहे हैं? ये अपना भोजन बना पा रहे हैं, क्योंकि ये कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का निर्माण होता है। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई? अब मेरा प्रश्न जो था वो ये था, सुनना ध्यान से सुनना। हमने बोला संख्या के रूप में कि भैया लगभग 20 से 40 जो है हरित लवक जो होते हैं वो पादप कोशिका में मिलते हैं। अब यहां से ना मैं ये प्रत्येक हटा रहा हूं, क्योंकि मैंने गलती से यहां प्रत्येक लिख दिया। प्रत्येक का मतलब पादप की हर कोशिका में 20 से 40 क्या होंगे? हरित लवक। नहीं, अब जरा सोचना, एक पत्ती है और एक जड़ है, एक पत्ती है और एक जड़ है। पत्ती के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा कि जड़ के अंदर होगा? जरा सोचिए, प्रकाश किसको मिलेगा? पत्ती को कि जड़ को? आप बोलेंगे सर पत्ती को। तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगी? पत्ती के जड़। आप बोलेंगे सर पत्ती करेगी। अब आप मुझे बताएं, हरित लवक की मात्रा कहां ज्यादा मिलेगी, कहां पर वो मिलेंगे? सीधी सी बात है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो 20 से 40 हरित लवक पादप कोशिका में मिल रहे हैं, लेकिन किन में? उन कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जड़ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो वहां पर ये हरित लवक इतनी मात्रा में नहीं मिलेंगे, इक्के दुक्के मिलेंगे, एक दो मिलेंगे, ठीक है, एक दो हरित लवक जड़ों की कोशिकाओं में मिलेंगे। लेकिन अगर मैं पत्तियों की बात करूं, लीव्स की बात करूं, तो 20 से 40 हरित लवक प्रत्येक कोशिका में मिल रहे हैं। बताएं, क्या ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छठा बिंदु, 5 हो गए ना? छठा बिंदु वो है संरचना, यानी स्ट्रक्चर। किसकी संरचना देखने वाले बेटा जी? अब हम यहां पर हरित लवक की क्या देखने वाले हैं? संरचना। तो अटेंटिव हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्योंकि एक प्रश्न जरूर बनता है इस टॉपिक से, नीट में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है इस चैप्टर में, इसकी संरचना से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसकी संरचना बेटा जी? हरित लवक की। हाँ जी बेटा, संरचना देखने वाले हैं यहाँ पर किसकी? हमारे हरित लवक की। आइएगा देखते हैं यहाँ पर किसकी संरचना? हरित लवक की। देखिए, सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है हरित लवक की संरचना में वो ये कि हरित लवक जो होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे दोहरे आवरण से घिरे रहते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना, तो लिख लीजिएगा, दोहरे आवरण युक्त होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार यहां पर बनाकर। चलिए जी, ये हमारा हरित लवक जिसमें दो आवरण है। कितने आवरण है बेटा जी? यहां पर दो आवरण है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो आवरण थे, लेकिन अंदर वाला आवरण जो है वो फोल्ड बना रहा था। आई होप याद होगा, क्या नाम था? क्रिस्टी था। बोले तो नहीं है? चले, यहां पर कोई क्रिस्टी कुछ नहीं है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट बिंदु ध्यान से सुनना। अब इन दोनों आवरणों के बीच में जो खाली जगह है, क्या मैं उसे परिसूत्रकणिकीय अवकाश बोलूंगा या परिहरित लवक अवकाश बोलूंगा? सोच समझकर मुझे बताएं, क्या बोलूंगा? परिहरित लवक अवकाश। अब याद करिए, ऐसा हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्रकणिका में परिमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश था। यहां पर क्या नाम है? परिहरित लवक अवकाश। ये सिंपल सी बात समझ में आती है, दो आवरणों के बीच में खाली जगह। ठीक है, अब ये जो अंदरूनी आवरण जो है इसके अंदर एक द्रव्य मिल रहा है, और ये जो द्रव्य जो है, जो अंदर मिल रहा है, इस द्रव्य का नाम आपने याद रखना। अब याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अंदर की तरफ कोई द्रव्य था, याद करिए क्या नाम था? आधात्री था कि नहीं था? बोलिए हाँ सर था, जिसको हम इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पर जो द्रव्य मिलता है उस द्रव्य का नाम आपने याद रखना है। अब इसको आधात्री नाम ना देकर हम बोलते हैं पीठिका। याद रखना, क्या नाम देते हैं? पीठिका, भूलना मत। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो बताएं, सिंपल सी बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं था? चलें आगे, आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हमारी जो पीठिका यानी स्ट्रोमा यानी एक तरल जो था, ठीक है, अब इस तरल में क्या मिल रहा है? आप यही पूछेंगे सर इस तरल में क्या मिल रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको अब आगे समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर एक संरचना देखिए, क्या ये संरचना आपको दिखाई दे रही है? इस संरचना का नाम ध्यान से सुनना बेटा, इस संरचना को बोला जाता है थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक है, और ये जो थाइलेकॉइड जो ये संरचना जो आपको दिख रही है, इस थाइलेकॉइड के अंदर खाली जगह है। ये क्या है? ये खाली जगह है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन या सिंपल थाइलेकॉइड अवकाश। इतना सा तो बिल्कुल बेसिक सी चीज समझ में आती है। थाइलेकॉइड क्या है? ये संरचना है। ये जो संरचना है उसमें ये जो लाल रंग की मैंने दिखाई है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ये जो लाल रंग की दिखाई है ये झिल्ली है। क्या नाम है? ये झिल्ली है, और इस झिल्ली का नाम अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना, इसका नाम होता है फ्रेट झिल्ली। हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर याद रख सकते हैं तो रख लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर रख सकते हैं तो। नहीं याद रख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना थाइलेकॉइड क्या है? एक झिल्ली युक्त आवरण, एक झिल्ली युक्त एक आवरण है जिसके अंदर है खाली जगह, जिसका नाम है ल्यूमन या थाइलेकॉइड अवकाश। थाइलेकॉइड अवकाश या थाइलेकॉइड ल्यूमन। ठीक है, अब आगे देखना, आगे देखिए बेटा जी, ये समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये झिल्ली है मेरे भाई, ये जो लाल रंग की मैंने बनाई है एक मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है। ठीक है, आगे देखिए और सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपको एक और थाइलेकॉइड दिख रहा है? जल्दी से देखिए, क्या आपको एक और थाइलेकॉइड दिख रहा है? जरा जल्दी से फटाफट देखिए, यहां पर एक और थाइलेकॉइड दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर एक और थाइलेकॉइड है, ये उसकी झिल्ली है और अंदर है खाली जगह। मैंने कहा वेरी गुड, यानी एक थाइलेकॉइड के नीचे एक और थाइलेकॉइड। चलो जी, इसके नीचे एक और, इसके नीचे एक और। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपके पास अभी 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का है? जल्दी से मुझे बताएं, अगर आपके पास पैसे हैं, सिक्के हैं,
तो हमने क्या किया, एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से एक पूरा समूह बना दिया है या नहीं बना दिया, किसका, सिक्कों का। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर क्या रखे हुए सिक्के रखे हुए। आप जरा सोचिए इसी संरचना को जरा यहां पर देखिए, इधर ये देखिए, नहीं लग रहा है, यहां पर देखिए डायग्राम देखिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर क्या रखे हुए हैं, थाइलेकॉइड रखे हुए हैं। क्या रखे हुए बच्चे, थाइलेकॉइड रखे हुए हैं। ठीक है, इसी बात समझ में आ गई। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। ये जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हमने थाइलेकॉइड रखे हैं, थाइलेकॉइड जो है वो झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं जिनके अंदर खाली जगह क्या कहलाती है, थाइलेकॉइड अवकाश या ल्यूमन, जरूर याद रखना। ठीक है, अब ये जो थाइलेकॉइड का समूह जो होता है, आप बोलेंगे ये कितने होते हैं सर, आप पूछेंगे सर ये एक के ऊपर एक कितने रखे होते हैं, तो बेटा जी ये अमूमन तौर पर 20 से 100 तक हो सकते हैं। कितना बोला मैं, 20 से 100 तक हो सकते हैं। जैसे मान लो एक समूह है जिसमें मान लेते हैं सिर्फ 20 हमें दिखाई दिए, वैज्ञानिकों को कितने दिखाई दिए, 20, और कहीं वैज्ञानिकों ने देखा कहीं 100 तक दिखाई दिए। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो समूह जो है, ये जो पूरा एक के ऊपर एक जो थाइलेकॉइड है, कितने हो सकते हैं समूह में, 20 से लेकर 100 तक हो सकते हैं, याद रखना। और ये जो पूरा समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, पूरा समूह, इस पूरे समूह को बोला जाता है बच्चे, याद रखना, ग्रेनम। भूल मत जाइएगा, क्या नाम देते हैं, ग्रेनम। तो आप मुझे बताएं ग्रेनम क्या था, सोचो जल्दी से, ग्रेनम क्या था। आप सीधा बोलिए सर ग्रेनम जो है वो एक समूह है, किसका, सर थाइलेकॉइड का। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर क्या रखे हुए हैं सर, थाइलेकॉइड रखे हुए हैं। ये जो समूह जो है इसको हमने क्या बोला है, ग्रेनम। सर लगभग एक ग्रेनम में कितने थाइलेकॉइड होते हैं, मैंने आपको बताया 20 से लेकर 100 तक हो सकते हैं। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है, वेल डन। अगर नहीं आई है तो वापस से रिपीट कर लो भाई, है ना। चल क्लियर है, चलें आगे। अब आगे चलते हैं, अब इधर आगे देखिएगा बेटा, यहां पर अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, क्या आपको और थाइलेकॉइड का समूह दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखो, क्या आपको और थाइलेकॉइड का समूह नहीं दिखाई दे रहा। बोलिए हाँ सर ये भी एक समूह है, किसका, थाइलेकॉइड का, बिल्कुल। चलो जी फटाफट एक और देख लेते हैं। चलो जी, ये भी क्या है, थाइलेकॉइड का एक और समूह है, यानी ये भी क्या है, ग्रेनम है बच्चों। ठीक है, और ये भी क्या है, ग्रेनम है। यानी आपको यहां पर ये भी ग्रेनम दिख रहा है, ये भी ग्रेनम दिख रहा है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम, यानी कई प्रकार के क्या है, ग्रेनम है। कई प्रकार ना बोलकर मैं बोलूंगा कई ग्रेनम है, प्रकार नहीं, कई ग्रेनम है। ठीक है, अब जरा सोचिए एक ग्रेनम में कितना, 20 से 100 क्या हो सकते हैं, थाइलेकॉइड। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप पूछेंगे सर एक हरित लवक में कितने ग्रेनम होंगे, ये भी तो पूछ सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि ये जो समूह है उसमें 20 से 100 हो सकते हैं क्या, थाइलेकॉइड, ये समझ में आ गया। अब आप ये भी बोल रहे हैं कि हरित लवक के पीठिका में, स्ट्रोमा में ऐसे ग्रेनम कई सारे मिल रहे हैं। सर कितने मिल रहे हैं, पूछेंगे ना कितने मिल रहे हैं, बेटा जी ये मिलते हैं लगभग 40 से 60, कितना, लगभग 40 to 60 क्या मिलते हैं आपके, ग्रेनम मिलते हैं। अब सुनना, खत्म नहीं हुआ, अब आगे सुनिएगा। ये ग्रेनम, ये पूरा ग्रेनम है बच्चे, भूल मत जाना, क्या ये पूरा ग्रेनम है। ठीक है, क्या ये ग्रेनम इस ग्रेनम से जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये ग्रेनम इस ग्रेनम से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलेंगे हाँ सर जुड़ रहा है। क्या ये ग्रेनम इस ग्रेनम से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अब ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से और दूसरे ग्रेनम को तीसरे से, ऐसे तीसरे को चौथे से, इस तरीके से आपस में ग्रेनम को जोड़ रही है या नहीं जोड़ रही है। अब ये जो संरचना है बच्चों, ये वाली जो संरचना जो है, जो एक ग्रेनम को दूसरे से ऐसे मतलब आपस में ग्रेनम को जो जोड़ रही है बच्चों, आपने याद रखना है इस संरचना को, ये जो संरचना ये भी झिल्लीदार संरचना है, याद रखना, और इसके अंदर कोई खाली जगह नहीं है। ये झिल्लीदार संरचना है, इसमें कोई खाली जगह नहीं है। ये झिल्लीदार संरचना थी जिसके अंदर खाली जगह थी, जिसको हमने ल्यूमन बोला था। ये झिल्लीदार संरचना, इसमें कोई खाली जगह नहीं है, याद रखना, इसको हम बोलते हैं पीठिका पटलिका। भूल मत जाइएगा, क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका। ठीक है, अब आप में से ना कई बच्चों के ये भी कंफ्यूजन होगा, सर हमने ना माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पड़ा था, उस तरल को हमने बोला था आधात्री, बोला था ना सर, यहां पर हम इसको पीठिका क्यों बोल रहे हैं, पीठिका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर एक झिल्ली युक्त नलिका है, ये एक झिल्ली युक्त संरचना है जिसका नाम है पीठिका पटलिका। इसकी वजह से ये जो तरल जो है ना, इस तरल का नाम पड़ा है क्या, पीठिका, याद रखना, इस चीज को मत भूल जाना। हालांकि नीट में कोई नहीं पूछेगा बेटा जी, नीट के हिसाब से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है, जितना पढ़ा रहा हूं सफिशिएंट है। अगर मेरी थोड़ी सी बात अगर मान सकते हैं तो इतनी सी बात मान लेना। इस संरचना में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, जल्दी से सुनिएगा। ये है हरित लवक की संरचना, ध्यान से सुनना। इस हरित लवक की संरचना में 2 आवरण है, पहला बिंदु, अंदर एक तरल है जिसका नाम है पीठिका, दूसरा बिंदु, पीठिका के अंदर एक झिल्लीदार गोल गोल झिल्लीदार संरचना है जिसके अंदर खाली जगह थी, जिसका नाम है ल्यूमन, खाली जगह का नाम है ल्यूमन, और इस संरचना का नाम है क्या, थाइलेकॉइड। संरचना का नाम क्या है, थाइलेकॉइड। ऐसा है, लग रहा है कि थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये जो पूरा समूह जो बन रहा है उसको हमने बोला है ग्रेनम। अब ऐसे कई सारे ग्रेनम मिल रहे हैं, लगभग 40 से 60 क्या मिल रहे हैं, ग्रेनम मिल रहे हैं, और आपस में जुड़े हुए हैं किससे, पीठिका पटलिका से। ये संरचना आपको हरित लवक की याद रहेगी, भूलेंगे तो नहीं। प्रश्न अगर बन सकता है तो इस संरचना से सिंपल से यहीं से बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, चलें आगे, खत्म नहीं हुआ, अभी ध्यान से सुनो। अब आप मुझे बताएं ग्रेनम कितने मिल रहे हैं, सोचो सोचो सोचो। आप बोलिए सर एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपने बोला सर 40 से 60 लगभग ग्रेनम मिल रहे हैं, मैंने बोला ठीक है। अब जरा सोचिए ग्रेनम का ये जो इतना सारा समूह है 40 से 60 जो क्या ये आपस में नहीं जुड़े हुए, आप बोलिए हाँ सर अभी तो आपने बताया किससे जुड़े हैं, पीठिका पटलिका से जुड़े हैं। तो ग्रेनम का जो समूह है ना, उस ग्रेनम के समूह को याद रखना, किसके समूह को बेटा जी, जो ग्रेनम का समूह है, जो ग्रेनम का जो ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप को मेरे भाई बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। अब ये फाइनल सी संरचना हमारी हो गई है रेडी। ठीक है, अब आप चाहें इसके पूरी संरचना को याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से, फटाफट जल्दी से जल्दी जैसे मैं बोलता हूं फटाफट याद करिए। क्या दोहरे आवरण युक्त हैं, और क्या मिल रहा है बेटा जी, पीठिका। क्या मिल रही है, पीठिका पाई जा रही है, पीठिका यानी स्ट्रोमा मिलता है। कौन मिलता है बेटा जी, पीठिका। ठीक है, उस पीठिका में क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनना। उस पीठिका में थाइलेकॉइड मिल रहा है। थाइलेकॉइड का समूह जो है वो क्या कहला रहा है, ग्रेनम। और ग्रेनम का जो समूह जो है, जो आपस में जुड़ा हुआ है, जो आपस में जुड़ा हुआ है, किसका समूह बेटा, ग्रेनम का समूह आपस में जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, पीठिका पटलिका के द्वारा, पीठिका पटलिका के द्वारा। ठीक है, पीठिका पटलिका के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है समूह किसका, ग्रेनम का। और यह समूह जो है जब पीठिका पटलिका से जुड़ जाता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रेना।
बताएं क्या यहां तक की पूरी संरचना आपको समझ में आ गई है? चलें आगे, भूलेंगे तो नहीं। अब अगला बिंदु ध्यान से सुनना। आप बोलिए सर ये तो सारी चीजें समझ में आ गई, अब आप ये बताइए हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है कहां होता है? रुकिएगा, अभी सारी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो आपको यहां पर ये जो पीठिका दिखाई है मैंने, इस पीठिका में और क्या मिलेगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना, ध्यान से सुनना। इस पीठिका में और क्या मिलने वाला है? एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो डीएनए मिलता है क्या वो द्विरज्जुकी होता है कि एकल रज्जुकी होता है? मेरे बच्चे याद रखना, डीएनए हमेशा द्विरज्जुकी होता है, वायरस को छोड़कर, विषाणु को छोड़कर। वायरस अभी पढ़ नहीं रहे हैं, वायरस अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि विषाणुओं में डीएनए एक रज्जुकी भी होता है, द्विरज्जुकी भी होता है, जो खासियत है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जीवों की, और ये मैंने आपको पहले भी बताया, वायरस एक जीव नहीं है, विषाणु एक जीव नहीं है, वो केवल प्रोटीन से और डीएनए या आरएनए से बना होता है। हम किससे बने हुए? पूरा एक कोशिका से। वायरस कोशिका नहीं है, भूल मत जाना, ठीक है। तो मैं जो आपको चीज बता रहा था वो ये बता रहा था, ध्यान से सुनना, डीएनए हर जीव के अंदर, हर कोशिका के अंदर द्विरज्जुकी होता है। देखिए कैसे, देखिए आपको ये डीएनए दिख रहा है, कितनी रज्जु दिख रही है? आप बोलेंगे सर एक दिख रही है। अब देखो कितनी दिख रही है? दो दिख रही है। अब समझ में आ गया डीएनए कैसा है? द्विरज्जुकी। लेकिन ये डीएनए मिलकर एक ही तो है, पूरा का पूरा ये पूरा एक ही तो मिल रहा है। और कैसा है? गोलाकार है, गोलाकार आकृति में मिल रहा है, द्विरज्जुकी डीएनए है जो घूमकर पूरा एक बन रहा है या नहीं बन रहा, टोटल वन ही तो है यहां पर। समझ में आ गया? तो याद रखना ऐसी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है। तो भूलना मत, पीठिका में क्या मिल रहा है बेटा जी? डीएनए मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या मैंने आपको ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग है? नहीं बताया था? बताया था ना। अब आप मुझे बताएं क्या ये भी अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग होगा कि नहीं होगा? इसके पास भी डीएनए है और इसके पास भी राइबोसोम है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि राइबोसोम यहां पर कौन सा होगा? 70S। कौन सा होगा? 70S होगा। अब आप मुझे बताएं, पीठिका में राइबोसोम भी है। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री? याद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया, राइबोसोम किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की। डीएनए भी है। अब जरा सोचिए, अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग का मतलब क्या था? ऐसे कोशिकांग जो खुद की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं आधे तरीके से, और आधे तरीके से नियंत्रित होते हैं किससे? केंद्रक से। तो ऐसे कोशिकांगों को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, भूल मत जाना। कितने बिंदु हो गए बेटा? हमारा छठा बिंदु था, सातवां बिंदु, ध्यान से सुनना। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया के समान, भूल मत जाइएगा, कतई मत भूल जाइएगा। नीट, ध्यान से सुन लीजिए, नीट 2019 का प्रश्न है ये वाला। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं। याद रखना आपने, किसके समान बेटा जी? माइटोकॉन्ड्रिया के समान ये अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिकांग होते हैं, यानी आधे तरीके से अपने निर्माण को खुद तय करते हैं और आधे तरीके से केंद्रक इनके निर्माण को तय करते हैं। ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो कृपया करके जिन्होंने नहीं पता वो पिछला लेक्चर जरूर देखेगा, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इनके पास क्या है? एक गोलाकार द्विरज्जुकी डीएनए है और 70S राइबोसोम है। याद रखना, भूल मत जाना। इनके पास खुद के पास 70S राइबोसोम होता है इनकी पीठिका में, और एक गोलाकार द्विरज्जुकी डीएनए होता है। ये अर्ध स्वयं नियंत्रित कोशिका अंगक होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले कई बार बता चुका हूं, तो कृपया करके ये चीज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ बता रखा है भैया यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ वही चीज जो ऑलरेडी बता के वही लिखी है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ तक चीज समझ में आ गई है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा बेटा। इस पीठिका में क्या क्या मिल रहा है? फटाफट ध्यान से सुनिए, फटाफट जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। इस पीठिका में क्या मिल रहा है? मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। इस पीठिका में क्या मिल रहा है? जरा सोचना जो मैं बोलने वाला हूं। क्या इस पीठिका में ग्रेना मिल रहा है? क्या इस पीठिका में ग्रेना मिल रहा है जो बना हुआ है ग्रेनम से, जो आपस में जुड़े हुए हैं पीठिका पटलिकाओं से? एक ग्रेनम जो होता है वो समूह होता है किसका? थाइलेकॉइड का। और थाइलेकॉइड एक झिल्ली युक्त क्या है? संरचना है। क्या पीठिका में एक द्विरज्जुकी गोलाकार डीएनए मिलता है? क्या राइबोसोम मिलता है? क्या ये सारी चीजें मैंने नहीं बताई आपको? बस वही चीज मैंने आपको वापस से दोहराई है ताकि वो चीज दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना एक और चीज बेटा जी। इस पीठिका में एक और चीज आपने याद रखनी है जो मिल रही है, और वो मिल रहे हैं एंजाइम। वो मिल रहे हैं क्या? एंजाइम। अब आप बोलेंगे सर कौन से एंजाइम? सर एंजाइम क्या होता है? तो ये नहीं जानते सर एंजाइम क्या होता है? बेटा एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के अणु होते हैं, यानी प्रोटीन होते हैं कुल मिलाकर एंजाइम, ठीक है। एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं कौन? एंजाइम, जो किसी अभिक्रिया को, जो किसी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, या तो तेज कर देते हैं या धीमे कर देते हैं। तो याद रखना क्या मिल रहे हैं? एंजाइम मिल रहे हैं किसमें? इस पीठिका में। आप बोलेंगे सर ये एंजाइम कर क्या रहे हैं? पूछेंगे सर ये एंजाइम कर क्या रहे हैं? आइए जल्दी से देखिएगा, मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, जो मेन चीज है हमारी, आइए उस पर आते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि हरित लवक जो है वो क्या करता है? आप बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण करता है। मैंने कहा ओरे बाबा, ये तो बहुत तगड़ी चीज बता दी आपने। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, बहुत तगड़ी चीज बता दी। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जानते हो आप? प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जानते हो? रिएक्शन अभिक्रिया नहीं जानते? इधर देखो, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, प्रकाश और वर्णक, प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज, प्लस निकलती है 6 ऑक्सीजन और 6 जल के अणु। आज के बाद जीवन भर इस अभिक्रिया को, अगर आपको आती है तो वेल डन, अगर नहीं आती है तो बेटा रोज सुबह और शाम पानी के साथ घोटकर पी जाना, इसको पानी में मिलाकर पी लेना इस चीज को, इस अभिक्रिया को, भूलना मत। ये किसकी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। अब जरा सोचिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, यानी प्रकाश। संश्लेषण मतलब कुछ सिंथेसिस करना, कुछ बनाना। जरा देखिए कुछ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, भोजन है, बना रहे हैं किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कुछ संश्लेषित हो रहा है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में कुछ बन रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब कृपया करके मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अब बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है, कान खोलकर सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक चैप्टर का संबंध दूसरे चैप्टरों से होता है, एक अध्याय का संबंध दूसरे अध्यायों से होता है। जैसे इसी चैप्टर में क्या मैंने आपको
कोशिका विभाजन वाले चैप्टर की कुछ बातें बताई, याद करिए जब हमने कोशिका भित्ति पढ़ी बताई थी ना। अब मैं आपको एक और अध्याय की बात बताने वाला हूं, कौन सा? पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये हमारी 11वीं कक्षा का एक अध्याय है। क्या? प्रकाश संश्लेषण। किसमें? पादपों में, है ना। अब ध्यान से सुनना, देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है बेटा जी, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है या दो भागों में बटा होता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण कैसे? देखिएगा, ये जल को तोड़कर बनाई जाती है ऑक्सीजन। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसी अभिक्रिया को ना, ये जो अभिक्रिया मैंने लिखी है, इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूं ताकि और अच्छे से समझ में। देखिए, 12 जल के अणुओं को तोड़कर हम 6 ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं प्रकाश और वर्णक की उपस्थिति में। ये जो अभिक्रिया जो होती है बच्चों, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो कृपया करके ध्यान से सुनना। ये जो अभिक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। एक प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया जो दिन में होगी। क्यों? क्योंकि चाहिए प्रकाश। ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगे कौन? वर्णक। और क्या कर देंगे? 12 जल के अणुओं को तोड़कर 6 ऑक्सीजन उत्पन्न कर देंगे। आप बोलेंगे सर फायदा क्या होगा ये करने से? क्या होगा? तो जरा सोचिए, जब जल को तोड़ा जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में, वर्णकों की उपस्थिति में, तो निकलेगी, ध्यान से सुनना, निकलेगी क्या? ऊर्जा, एनर्जी। क्या निकलेगी? ऊर्जा यानी एनर्जी। किस रूप में बेटा? एटीपी के रूप में। सिंपल, इतनी सी बात समझ में आ गई। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये थी पहली अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बदलेंगे किसमें? ग्लूकोज में। और जब बदलेंगे तो 6 जल के अणु भी निकलेंगे। सुन रहे, समझ रहे? सिर्फ 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलेंगे और 6 जल के अणु निकलेंगे। और इस अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, इस अभिक्रिया में किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। क्या बोला? इस अभिक्रिया में किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत है तो केवल एंजाइमों की। किसकी जरूरत है? एंजाइम्स की। प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताएं, ये जो अभिक्रिया है, क्या इस प्रक्रिया को मैं प्रकाश अभिक्रिया बोलूं या अप्रकाश अभिक्रिया? ये क्या कहलाएगी? अप्रकाश अभिक्रिया। क्या नाम देंगे बेटा जी? अप्रकाश अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को जरा पीछे देखो, दिख रहा है? आप 12 जल के अणुओं को प्रकाश और वर्ण की उपस्थिति में तोड़ोगे तो 6 ऑक्सीजन निकलेगी और निकलने के बाद निकलेगी ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का उपयोग करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब बदलेगा किसमें? ग्लूकोज में, तो 6 जल के अणु भी निकल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या था समझना, क्या कि भैया यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बदल लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कृपया करके ध्यान से सुन लेना, नहीं तो ये ऊपर से चला जाता है। मैक्सिमम बच्चों के जाता है, पता नहीं क्यों चला जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है। 12 जल के अणु, एक पेड़ ने क्या किया? पेड़ की कोशिका ने, पेड़ की कोशिका के हरित लवक में 12 जल के अणुओं को प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में तोड़ा। क्या निकला? 6 ऑक्सीजन। साथ में क्या निकली? ऊर्जा यानी एनर्जी। अब आप बोलेंगे ये क्यों किया? ये ऊर्जा क्यों बनाई? क्योंकि इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे क्या? ये एंजाइम, इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे ये एंजाइम और बदल देंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें? ग्लूकोज में। जब बदल रहे थे तो 6 जल के अणु भी निकल रहे थे। चलो वो एक अलग चीज है, मेन चीज थी ये बनना किसकी उपस्थिति में? एंजाइम। कब बनाएंगे एंजाइम? जब उनको मिलेगी ऊर्जा। ऊर्जा कब मिलेगी? जब ये अभिक्रिया होगी। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? प्रकाश और वर्णक। अब आप मुझे बताएं, क्या मुझे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चाहिए? आप बोलेंगे सर प्रकाश चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ। सर वर्णक चाहिए। ये दोनों कौन सी अभिक्रिया में चाहिए? प्रकाश अभिक्रिया में। और क्या चाहिए? सर एंजाइम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये 3 मुख्य रूप से चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। अब जरा सोचिए, इसमें से एंजाइम कहां है? कहां है ये एंजाइम जो अप्रकाश अभिक्रिया करा रहे थे? कहां है ये एंजाइम? ये है यहां पर। कहां पर? इस हरित लवक में जो पीठिका थी, इसमें है ये एंजाइम जो अप्रकाश अभिक्रिया कराएंगे। किसकी बेटा जी? प्रकाश संश्लेषण की। आप बोलिए सर ये तो समझ में आ गया कि सर एंजाइम जो है, जो अप्रकाश अभिक्रिया में चाहिए थे, वो हमारे पीठिका में मिल रहे। चलो ये तो समझ में आ गया। सर प्रकाश भी समझ में आता है। सूर्य सर ये वर्ण कहां मिल रहे हैं? ये तो नहीं बताया आपने। आइए जल्दी से देखिए, ये जो हमने ये इतनी सारी चीजें पढ़ी, थाइलेकॉइड, ग्रेनम, ग्रेना, ये क्या है? ये क्या है? तो बस इतना सा याद रखना मेरी बात को। इन्हीं थाइलेकॉइड की, ध्यान से सुना, इन्हीं थाइलेकॉइड की झिल्लियों में, किसकी झिल्लियों में भाई? थाइलेकॉइड की झिल्लियों में मिलते हैं वर्णक। इन्हीं झिल्लियों में क्या मिलते हैं बच्चों? वर्णक मिलते हैं। तो याद रखना, वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पर मिलते हैं? ये वर्ड दिख रहा है, ये क्या था? फ्रैट झिल्ली। याद आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सी झिल्ली? थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, यहां पर देखिएगा, नाम था फ्रैट झिल्ली। ठीक है, थाइलेकॉइड की जो झिल्लियां हैं उनको हमने क्या नाम दिया था बेटा? फ्रैट झिल्ली बोला। और हमने साथ साथ ये बोला मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, ये जो थाइलेकॉइड की झिल्लियां हैं ना, इन्हीं झिल्लियों के अंदर मिल रहे हैं बच्चों क्या? वर्णक। अब आप में से ना कोई भी बच्चा अपने आप सोच समझकर, जो सीरियसली पढ़ रहा है, सोचना, हरित लवक में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके पिछले लेक्चर में, हरित लवक में कौन कौन से वर्णक मिलते हैं? ध्यान लगाएं और सोचें, हरित लवक में कौन कौन से वर्णक मिलते हैं? मैंने आपको बताया था 2। कौन कौन सा? कैरोटीनॉइड भी और क्लोरोफिल भी। और मेन कौन था? क्लोरोफिल। तो याद रखना, क्लोरोफिल वर्णक, कैरोटीनॉइड वर्णक, वो सारे वर्णक कहां पर मिलेंगे? इस थाइलेकॉइड की, किसी थाइलेकॉइड की जो फ्रैट झिल्ली है, इन झिल्लियों के अंदर मिलेंगे। कौन? आपके, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन? वर्णक। अब मेरे को फटाफट आंसर दीजिएगा, आप खुद सोच समझकर मुझे बताइएगा जल्दी से। आप ये बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएं, प्रश्न पूछा जाता है नीट में बहुत फेमस, कि अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है, अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो कहां होती है? प्रकाश संश्लेषण की कहां होती है? और प्रकाश अभिक्रिया जो होती है, प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो कहां होती है? बस इतना सा आंसर सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। अगर लगा सकते हैं तो जरूर करिएगा, अगर नहीं लगा सकते तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, कोई बच्चा है जिसके पास आंसर है? जिसके पास आंसर है कृपया करके आंसर बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी जिनको नहीं पता लग रहा, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश अभिक्रिया। कौन सी थी प्रकाश अभिक्रिया? जो कराने के लिए एंजाइम की जरूरत थी। क्या हो रहा था प्रकाश अभिक्रिया में? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल रहे थे। करने के लिए एंजाइम को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए थी। ऊर्जा कैसे आ रही है वो अलग बात है, लेकिन ये जो अभिक्रिया जो है जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं है, ये कहां पर हो रही है? ये करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। और एंजाइम कहां पर मिल रहे हैं? आप सीधा बोलेंगे सर हरित लवक के एंजाइम मिल रहे हैं पीठिका में। तो बेटा सीधा सीधा आंसर हो गया क्या? अप्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है? भूल मत जाना, स्ट्रोमा में
या पीठिका। पीठिका बोल दीजिए, स्ट्रोमा बोल दीजिए, वहां पर मिल रही है क्या बेटा जी आपकी अप्रकाश अभिक्रिया। डन डन क्लियर है। अब आ जाते हैं किसमें, प्रकाश अभिक्रिया। बेटा प्रकाश अभिक्रिया के लिए क्या चाहिए था, जरा सोचिए। प्रकाश अभिक्रिया के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। मैं बोलूंगा ठीक है। और ये चाहिए, ये मेन कौन है, ये चाहिए। यहां पर मेन कौन, ये चाहिए। सर वर्णक कहां मिल रहे हैं, अरे अभी बताया आपको वर्णक कहां पर मिल रहे हैं, थाइलेकॉइड की जो झिल्ली है उस झिल्ली में मिल रहे हैं वर्णक। बेटा जरा जल्दी से मुझे बताएं, थाइलेकॉइड एक ही है क्या, नहीं समूह है, क्या कहला रहा है, ग्रेनम। ग्रेनम एक ही है क्या, नहीं कई सारे मिल रहे हैं, मिलकर क्या कहला रहे हैं, ग्रेना। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ग्रेना में वर्णक मिलते हैं। सोचो, एक लॉजिकली सोचो, ग्रेना में वर्णक मिलते हैं। भाई ग्रेना किससे बना हुआ है, ग्रेनम से। ग्रेनम किससे बना हुआ है, थाइलेकॉइड से। थाइलेकॉइड की झिल्ली में ही तो क्या मिल रहे हैं, वर्णक। तो मैं ये नहीं बोल सकता ग्रेना में मिल रहे हैं क्या वर्णक। तो फाइनली मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भैया ये प्रकाश अभिक्रिया कहां मिल रही है, या तो ऐसे बोल दीजिए थाइलेकॉइड की झिल्ली में मिल रही है, या ऐसे बोल दीजिए ग्रेना में मिल रही है। कहां पर मिल रही है, ग्रेना या थाइलेकॉइड की झिल्ली में मिल रही है, दोनों सही है आपके आंसर। ये था बस इतना सा क्या, हरित लवक। बस इतना सा याद रखना है क्या, हरित लवक, और कुछ भी याद नहीं रखना है, काफी था ये, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोशिका अंगक है वो है बेटा जी हमारा कोशिका कंकाल। ये बहुत सिंपल सा कोशिका कंकाल, जिसको हम साइटोपंजर बोलते हैं। मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है एनिमेशन, इसमें कुछ धागे दिख रहे होंगे, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। कोशिका कंकाल या साइटोपंजर का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। बहुत सिंपल तरीके से ऐसी संरचनाएं, ध्यान से सुनना, ऐसी संरचनाएं जो कोशिका की आकार को, उसकी संरचना को बनाए रखेंगे। पहला बिंदु, कई बच्चे पूछते हैं कमेंट्स करके कि सर कोशिका कंकाल या साइटोपंजर क्या होता है, तो मैं सीधा बोलता हूं वे संरचना जो कोशिका की आकार को या आकृति को बनाए रखते हैं। सिंपल, क्या बोला, वे जो कोशिका की आकृति को बनाए रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिका कंकाल या साइटोपंजर। सिंपल है ना। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया, चलो क्या है ये, मैं सीधा बोलूंगा ये प्रोटीन के तंतु होते हैं। प्रोटीन के तंतु होते हैं। इसके तंतु होते हैं बेटा, प्रोटीन के तंतु होते हैं। देखिए जरा पीछे वापस से ले चलता हूं, देखिए इस डायग्राम में ये तंतु दिखाई दे रहे हैं, फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। देखो कोशिका के अंदर भरे पड़े हैं। फिर से देखिए यहां पर, वापस से देखिएगा, वापस से कोशिका आएगी। देखिए ये कोशिका, इसके अंदर कोशिका के अंदर ये तंतु भरे पड़े हैं। यही तंतु जो किसके बने हुए बेटा, प्रोटीन के बने हुए, जो कोशिका में मिल रहे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो उस कोशिका की आकृति को बनाए रख रहे हैं। ये तंतु किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और कौन है वो जो कोशिका कंकाल बनाता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा। कोशिका कंकाल दो संरचनाएं बनाती है, एक का नाम है सूक्ष्म नलिका और एक है सूक्ष्म तंतु। एक है सूक्ष्म नलिका और एक है सूक्ष्म तंतु। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो फिलामेंट, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, याद रखना, भूलना मत। ये दो संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर धागे की तरह फैली पड़ी। बस देखो देसी भाषा में बोलूं, एक कोशिका जिसके अंदर धागे बिखरे पड़े हैं और वो धागे जो है ना उस कोशिका की संरचना को बनाए रख रहे हैं। उन धागों का निर्माण, मतलब वो जो धागे जो है वो क्या कहला रहे हैं आपके, साइटोपंजर या कोशिका कंकाल। इतनी बात समझ में। अब कौन से धागे होते हैं, हमने बोला सर प्रोटीन के धागे होते हैं। अब कौन से प्रोटीन के धागे होते हैं ये भी तो पूछेगा ना। तो याद रखना एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। याद रखना कौन सा प्रोटीन बेटा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। वर्ड याद रखना, देखो यहां पर वर्ड आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब का मतलब क्या होता है, नली, है ना। तो सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं किससे, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब देखिए यहां पर मान लो ये एक दिख रहा होगा आपको, ये संरचना देखिए 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 दिख रही है, ये एक प्रोटीन का तंतु है। सुनना, ये क्या है, एक प्रोटीन का तंतु है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब जरा सोचिए, क्या एक नलिका सी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। बहुत सारे प्रोटीन के तंतु जो हैं आपस में इस तरीके से जुड़ गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं। क्या एक नलिका बनती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि कोई आवरण नहीं है बेटा यहां पर, याद रखना। यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे नीट में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, देखिए प्रोटीन के तंतुओं ने मिलकर, किसके तंतुओं ने, ऐसे प्रोटीन के तंतुओं ने मिलकर कुछ नलिकाओं का निर्माण कर दिया, जिसको हमने बोला है क्या, सूक्ष्म नलिका, जो कौन से प्रोटीन से बनी हुई थी, ट्यूबुलिन। और उसी तरीके से यहां पर भी अब नलिका नहीं बनेगी, अब सिंपल ऐसे तंतु बनेंगे। खुद समझना इस चीज को, एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर देखिए। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। देखो ये एक तंतु था, ये यूं समझो, देखो ये एक तंतु है, ये एक फाइबर है, तंतु है, और ये एक नलिका है। दोनों में फर्क दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब दोनों में फर्क इतना दिख रहा है कि ये एक तंतु है, ये एक नलिका है। अब इसकी ना जब हमने अध्ययन किया, हमें पता लगा ये तंतु जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये देखो प्रोटीन से बना हुआ है, इससे बना हुआ बेटा जी प्रोटीन से। और ये नलिका जो है, ये देखिए, ये भी तो प्रोटीन से बनी हुई है। सोचो, ये भी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। अब ये जो संरचना जो प्रोटीन से बनी हुई है, ये एक नलिका के रूप में दिख रही है और ये एक तंतु के रूप में दिख रहा है। बस इतना सा फर्क था किसमें, सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु। तो सूक्ष्म का मतलब बहुत बारीक, नलिका के रूप में किससे बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और सूक्ष्म तंतु बना होता है, याद रखना, एक्टिन प्रोटीन से। और ये संरचनाएं याद रखना, भूल मत जाना, क्या बना रही है, कोशिका का कंकाल बना रही है, कोशिका की आकृति को बनाए रख रही है। बस इससे ज्यादा एक शब्द भी याद नहीं रखना। बस तो हमने क्या पढ़ा, कोशिका कंकाल क्या है, वो संरचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखनी है। किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। दो प्रकार के, सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु। अच्छा एक और चीज, ये दोनों जो होती हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं, याद रखना, ये आवरणहीन होती है। इनमें कोई आवरण नहीं मिल रहा, कोई झिल्ली नहीं मिल रही, याद रखना। ना ही सूक्ष्म नलिका में, ना ही सूक्ष्म तंतु में, जरूर याद रखना। सूक्ष्म नलिका बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, सूक्ष्म तंतु बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। बस इतना ही पढ़ना था बेटा जी हमको आज, यही चीज हमने आज देखी है। तो कुल मिलाकर हमने आज पूरा कंप्लीट किया है क्या, हमारा लवक और कोशिका कंकाल, ठीक है। अब समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। सूक्ष्म नलिका बनी होती है, सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो बनी होती है, पहला ट्यूबुलिन प्रोटीन, दूसरा एक्टिन प्रोटीन, दोनों ए और बी या कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, हरित लवक में वर्णक पाए जाते हैं, कौन से वर्णक मिलते हैं हरित लवक में, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, दोनों ए और बी या कोई नहीं।
चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न था सूक्ष्म नलिका, अभी मैंने आपको बताया था सूक्ष्म नलिका किससे बनी हुई है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। बताएं माइक्रो ट्यूब्यूल थे ना, किससे बने हुए, ट्यूबुलिन प्रोटीन, खत्म खल्लास, इतनी सी बात। दूसरा, हरित लवक में कौन से वर्णक मिलते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों मिलते हैं, कौन, कैरोटीनॉइड भी मिलते हैं और क्लोरोफिल भी मिलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ए और बी। अब वो बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेकर देखा है उनसे ये प्रश्न हुए होंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना बेटा, जो भी सब कुछ अब तक बताया है होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे किसकी, पक्षमाभ व्यय कशाभिका की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।